हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके इस बेहतरीन से शो में, बेहतरीन से सेशन में। आज हम, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो कि एक युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। इसका मतलब आज युद्ध से संबंधित कुछ होने वाला है। वैसे आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में अति महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करेंगे कि किस वर्ष में हुआ था और किन लोगों के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो चाहे कोई भी एग्जाम उठाइएगा, यूपी का कोई एग्जाम उठाइएगा, एमपी का कोई एग्जाम उठाइएगा, चाहे दरोगा का एग्जाम उठाइएगा, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम होता है, हर साल कहीं ना कहीं से इन सारे युद्धों से सवाल पूछा ही जाता है। तो मुझे लगा कि यह सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है और उसी को देखते हुए इस सेशन को लेकर आए हैं। तो जितना सेशन को आप इतना प्यार देते हो उसके लिए पहले तो सबको धन्यवाद भाई। ऐसे ही बने रहो और ऐसे ही आप देखते रहो और कोशिश करेंगे कि एक से एक अच्छे से अच्छे सेशन लाए जाएं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में इंपॉर्टेंट वॉर्स, और ये महत्वपूर्ण युद्ध आपके लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत ये इंपॉर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी जेल वार्डर जैसे सभी एग्जाम्स में ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए तो चालू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करेंगे 10 राजन युद्ध से। 10 राजन युद्ध के बारे में हमें बहुत सारी पौराणिक कथाओं में भी देखने को मिलता है और हमारे जो पुराने वैदिक काल के दौरान जो हमें लिखित सामग्री मिलती है या वैदिक काल की जो इतिहास देखने को मिलता है उसमें इस 10 राजन युद्ध का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। 10 राजन युद्ध की अगर मैं बात करूं तो यह 10 राजाओं के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था, जो कि लड़ा गया मेरे प्यारे साथियों कौन सी नदी के किनारे? ये लड़ा गया पार्शनी नदी के किनारे। दोस्तों, पार्शनी नदी की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक समय में इसे रावी कहते हैं, जो कि झेलम नदी की एक सहयोगी नदी है। झेलम नदी की अगर बात करें तो झेलम की अगर मैं बात करूं तो चेनाब हुआ, रावी हुआ, ब्यास हुआ, सतलज हुआ, ये सभी सभी इंडस रिवर की आपकी सहायक नदियां हैं। उनमें से एक है रावी नदी और इसको बोलते थे पार्शनी नदी। दोस्तों, अगर इसकी बात करूं तो इसमें विजेता कौन हुआ? भारत के पूर्व वैदिक आर्य आदिवासी राज्य उत्तर पश्चिम भारत की अन्य जातियों के साथ संबंध शाही ऋषि विश्वामित्र और तुत्सु भरत राजा पुरु राजा सुदास द्वारा निर्देशित है। हारा कौन इसमें? वैदिक जनजातियां जिन्होंने वशिष्ठ का समर्थन किया था, गुरु वशिष्ठ का जिन्होंने समर्थन किया था वो इसमें हारे थे। एक और महत्वपूर्ण युद्ध की अब बात कर लेते हैं, वो है हाइड स्पेस की लड़ाई। हाइड स्पेस की लड़ाई की अगर मैं बात करूं तो यह 326 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? हाइड स्पेस नामक जहां पर हुई थी। इसमें लड़ा कौन था? तो अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर का नाम आपने लड़ा होगा, और सिकंदर और पोरस के राजा पोरस के बीच में यह युद्ध था। हालांकि पोरस इसमें हार जाता है, लेकिन सिकंदर ने इस युद्ध के बारे में पोरस की बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई कितने ताकतवर था, कितने तरीके से लड़ा था, कितने जबरदस्त तरीके से यह लड़ाई लड़ी गई थी। हाइड स्पेस की लड़ाई यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध है, क्योंकि यह केवल ग्रीक, सेल्यूसिड, ग्रीको बैक्टीरियन, इंडो ग्रीक के लिए बल्कि अन्य महत्वाकांक्षी राजाओं के लिए भी भारत का दरवाजा खोलता है। इससे पहले कोई ऐसे कहूं कि भाई कोई निर्णायक लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए यह कहा गया हो कि हाँ भाई भारत में चलते हैं। ये पहली लड़ाई थी। जब सिकंदर जीत जाता है तब लगता है जो पश्चिम में रहने वाले जो बाकी राजा थे, खास करके इंडो ग्रीक्स, जो यूनान वाले जो राजा थे, जिन्हें बैक्टीरियन प्रदेश वाले जो राजा थे, वो भारत आने को लालसाइत इसी युद्ध के बाद हुए थे। इसके बाद आता है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो यह 303 ईसा पूर्व में हुआ। इसमें लड़ने वाले कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य और राजा सेल्यूकस के बीच में हुआ यह युद्ध था। जीतता है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, हार जाता है सेल्यूकस। सेल्यूसिड मौर्य का युद्ध संधि के साथ समाप्त हो गया और चंद्रगुप्त को उन क्षेत्रों पर नियंत्रण की अनुमति दी गई जिनके लिए वह युद्ध कर रहा था। लेकिन यहां पर सेल्यूकस को केवल और केवल 500 युद्ध के हाथी दिए गए थे। ये कहीं ना कहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यहां पर सेल्यूकस कमजोर हो गया था। एक और महत्वपूर्ण लड़ाई पर आते हैं, ये लड़ाई है तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 1191 ईसी से लेकर 1192 ईसी, 1191-92 ईसी में यह लड़ाई हुई थी। तराइन की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी आपको दिख ही रहा होगा। तराइन की ये राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्व था तराइन का युद्ध का, क्योंकि इसके कारण उत्तर भारत और दक्षिण में कई शताब्दियों तक मुस्लिम आक्रांताओं का शासन स्थापित हुआ था। जो इस्लामिक लोग आ रहे थे भारत में, इसी युद्ध के बाद ये
प्रमाणिक है कि इसी युद्ध के बाद उनका शासन रहा। यह लड़ाई लगातार 2 वर्षों में लड़ी गई। पहली 1191 ईस्वी में, जिसे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना से हार गया था। यहां याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की सेना से हार जाता है। हारने के बाद यहां पर मैं बात करूं पृथ्वीराज चौहान की, तो विजय उपलक्ष्य मनाया गया, काफी खुशियां मनाई गई, त्योहार मनाए गए। बहुत ही खुशी में चकनाचूर होती हुई सेना यहां नजर आ रही थी। ऐसे में मोहम्मद गोरी फिर से वापस से तैयारी करके वापस आता है और दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है 1192 में, और इसी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो अजमेर से थे, जो कि आगे चलकर अपने नाना की वजह से दिल्ली के गद्दी पर भी बैठते हैं। तराइन की लड़ाई के बारे में हमने बात करा। तराइन की लड़ाई कहां पर लड़ी गई? तराइन में लड़ी गई। लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहली लड़ाई जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान और दूसरी लड़ाई जीतता है मोहम्मद गोरी। आपने सारी की सारी जानकारियां आपके पास उचित रूप से हैं। अब एक और निर्णायक लड़ाई की बात करते हैं। यह लड़ाई है पानीपत की लड़ाई। दोस्तों, पानीपत की लड़ाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत में अगर मुगलिया सल्तनत की स्थापना की लड़ाई देखें तो वो कहीं ना कहीं पानीपत की ही लड़ाई थी। पानीपत में और भी बहुत सारे युद्ध हुए, हमें बार बार इतिहास के पन्नों पर पानीपत की लड़ाई देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए पानीपत से होकर आना पड़ेगा। बाबर, जो कि फरगना का सम्राट था, उसे निकाल दिया जाता है और वो आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बैठे थे दौलत खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत में था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो उन्हें लगता है कि भतीजे को हटा देते हैं। बाबर को कहा कि भाई अकूत संपदा चाहिए तुम्हें तो भारत ले लीजिए, दिल्ली पर आक्रमण करिए और लूट लीजिए। ऐसे में यहां पर दौलत खान लोधी को लग रहा था, चाचा को लग रहा था कि भतीजे को हटाकर ये बाबर आदमी है, ये कितने दिन यहां पर रुकेगा, चला जाएगा वापस। लेकिन इससे विपरीत हुआ। मोहम्मद गोरी, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार जाता है, जीत जाता है बाबर और मुगलिया सल्तनत की यहां पर शुरुआत हो जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई 1556 में लड़ी गई। और दोस्तों 1556 में यह जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर और सम्राट हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबर की आयु छोटी थी। अकबर के संरक्षक बैरम खां इसका नेतृत्व कर रहे थे अकबर की सेना का, और सामने सम्राट हेमू थे। हेमू की हार हो जाती है और यहां पर अकबर जीत जाता है 1556 में। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी। 1526 में कौन कौन लड़ा मेरे प्यारे साथियों? याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी। 1556 में कौन लड़ा दोस्तों? तो याद रखिएगा, अकबर और हेमू। पानीपत की तीसरी लड़ाई आगे चलकर सदियों बाद 1761 में होती है और यह अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। अब इसमें पहला युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। कहां लड़ा गया? पानीपत में। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जीत जाता है बाबर। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और सम्राट हेमू में, अकबर जीत जाता है। तीसरी जो लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण लड़ाई की हम बात करते हैं, यह थी खानवा की लड़ाई। अगर बाबर को कोई टक्कर दे रहा था तो वो राजस्थान राजपुताना के मेवाड़ वाले राजा बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे में राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में, 1526 में यहां पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1527 में बाबर लड़ता है दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध। इसमें जीत जाता है बाबर और राणा सांगा हार जाते हैं। अगली लड़ाई है सवाली की लड़ाई। सवाली की लड़ाई की मैं बात करूं तो यह छोटी नौसैनिक लड़ाई थी जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत पर पुर्तगाल के वाणिज्यिक एकाधिकार की अंत की शुरुआत कर दी। यह लड़ाई किस किस के बीच में थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के बीच की यह लड़ाई थी और इसमें जीत जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाल को जो एकाधिकार हुआ करता था भारत से वाणिज्यिक व्यापार करने का, वो छीन लिया जाता है। अगर सवाली की लड़ाई की मैं बात करूं तो 1612 ईस्वी में यह लड़ी गई। आगे आता है धर्मत का युद्ध। यह लड़ाई विद्रोही मुगल राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार का परिणाम थी। मेरे प्यारे साथियों, जब आपको सुनने को मिलता है औरंगजेब, तो औरंगजेब के और भी भाई थे। औरंगजेब का भाई था दारा शिको। जो सबसे ज्यादा लड़ाई जो लड़ी गई वो दारा शिको के विरुद्ध लड़ी गई, क्योंकि जब शाहजहां की मृत्यु हो रही थी तो यह बात तय कर दी गई थी शाहजहां ने कि दारा शिको ही मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा।
लेकिन जैसा कि मुगलों के इतिहास में हमने देखा कि लड़ाई कर जीतने वाले को अपना परचम फहराना पड़ता है, तब जाकर आप विजेता बनते हो। यहां पर औरंगजेब को दे रखा था दक्कन। दक्कन से बड़ा हारा, बड़ा थका हुआ सा औरंगजेब आता है। औरंगजेब को खबर मिल चुकी थी कि दारा शिकोह को बढ़ाया जा रहा है सीट पर। अपने बाकी भाइयों को इकट्ठा करता है, दारा शिकोह के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। वहां पर जीतने के बाद अपने भाइयों का गला रेतकर हत्या कर देता है। ये थी धर्मत की युद्ध, जो कि 1658 में हुआ। जीत जाता है औरंगजेब, हार जाता है दारा शिकोह। इसी के साथ मुगलिया सल्तनत में एक और मजबूत कदम औरंगजेब आ जाता है। अगली कहानी है प्लासी के युद्ध की। प्लासी के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो इसे निर्णायक युद्ध भी कहेंगे। प्लासी और बक्सर दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हैं अंग्रेजों की स्थापना के लिए। 1758 में लड़ी गई प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब फ्रांसीसी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णायक लड़ाई थी। इसे न केवल बंगाल में बल्कि अगले 100 वर्ष में भारत के पूरे राज्यों में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत किया। इसमें जीतता है ईस्ट इंडिया कंपनी, हार जाता है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वही सिराजुद्दौला है जो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए जाना जाता है। अगला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास युद्ध जैसे पुर्तगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था स्वाली का युद्ध 1612 में, वैसे ही वांडीवास का युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों में 1760 में। इसमें जीतता कौन है? इसमें जीत जाते हैं अंग्रेज और हार जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला युद्ध आता है 1764 में लड़ा गया, जो कि बक्सर का युद्ध कहा जाता है। एक तरफ लड़ रहे थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, दूसरी तरफ लड़ रहे थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला और यहां पर मुगलिया सल्तनत के हुकूमत के शाह आलम। तीनों की सेना एक तरफ थी और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। जीत जाते हैं 1764 में, बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और इस जीत के बाद ही ये जो बंगाल पर जो रेवेन्यू लेने का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है और यहां पर एक वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां इसके बाद विस्तार करना आरंभ कर देती है। अब एक और महत्वपूर्ण लड़ाई की बात करते हैं जो कि एंग्लो मैसूर वार के नाम से जानी जाती है। एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करूं तो 4 प्रमुख रूप से युद्ध लड़े गए। इसमें आखिर में जाकर टीपू सुल्तान आते हैं। उससे पहले, टीपू सुल्तान से पहले मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको कहानी बताते हैं। 1612 में मैसूर क्षेत्र जो आता था, वाडियार राजा जो कि हिंदू साम्राज्य थे, इनके अंतर्गत आता था। जो राजा थे चिक्का कृष्णराज वाडियादित्य आते थे। 1734 से 1766 तक इन्होंने शासन किया था और इन्हीं के सेना में एक सेनापति था, एक घुड़सवार हुआ करता था, सैनिक हुआ करता था, हैदर अली। इन्हीं के प्रशासनिक कौशल और सैन्य रणनीति के लिए मैसूर का वास्तविक शासन भी माना जाता है। आगे चलकर हैदर अली के साथ ही ये एंग्लो मैसूर वॉर लड़े गए। युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 वर्ष तक चलता रहा। हैदर ने अपनी रणनीति बदल दी और अचानक मद्रास के द्वार के सामने आ गया, जिससे मद्रास में पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है। इसने अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर के साथ एक संधि करने के लिए मजबूर किया, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है, पहला एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद हैदर अली का साथ नहीं देती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो मद्रास की संधि का उल्लंघन बताते हुए 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1771 में जब मराठा सेना ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन करने में विफल रहे, जैसा कि मैंने बताया। और मेरे प्यारे साथियों, हैदर अली ने उन पर विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने यह युद्ध जारी रखा और किसी भी सकारात्मक परिणाम पर नहीं पहुंच पाए। जब कहीं भी रिजल्ट नहीं पहुंच पाया तो दोनों पक्षों ने, एक तरफ है टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने मैंगलोर की संधि 1784 में कर ली और दोनों के जो क्षेत्र थे आपस में दे दिए। इसके बाद आता है तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संघर्ष को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दोनों का लक्ष्य था दक्कन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना। युद्ध का समापन हुआ 1792 में और इसके लिए करी गई सेरिंगपट्टनम की संधि। संधि में कई सारे करोड़ रुपए मांगे गए टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान उस समय कुछ पैसे चुका दिए और कुछ पैसे चुकाने के लिए उन्होंने अपना बेटा गिरवी रख दिया। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को बाद में वो पैसा देकर छुड़वा लिया था। फिर अगला युद्ध होता है 1799 की अवधि का उपयोग ब्रिटिश और टीपू सुल्तान दोनों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए किया। बहुत साल तक शांति रहती है और इस युद्ध के बाद दोनों मजबूत होने लगे।
टीपू सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो टीपू सुल्तान की बाकी देश विदेशी हुकूमतों से बात होने लगी थी। इसी बात का आरोप लगाकर चौथा युद्ध होता है। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की सभी शर्तों को पूरा किया और अपने पुत्र को रिहा करवा लिया। 1796 में जब वाडियार राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई और टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और पिछले युद्ध में अपनी अपमानजनक हार का बदला लेने का फैसला किया। तो ये थी एंग्लो मैसूर वॉर। तो इस तरीके से हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगता है, क्या आप इस सेशन को कंटिन्यू चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, सबा खैर, ग्राशियास, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।